ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। सभी परिजन अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें और अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने के लिए आज का लिंक जरूर भेज दें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आज का जो पहला अध्याय है साथियों, वो है क्रांतिदर्शी महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद घोष राजनीतिक क्रांति के महानायक, एक महायोगी, दार्शनिक, आध्यात्मिक विभूति, एक निपुण लेखक एवं कवि थे, जिन्होंने अतिमानस और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा दी थी। भारतीय स्वतंत्रता के राजनीतिक आंदोलन में उनकी भूमिका एक उल्का की भांति रही, जो कुछ काल के लिए गगन मंडल में प्रकट हुई और अपने आलोक से युग को प्रकाशित कर सूक्ष्म पृष्ठभूमि में चली गई। इसी पृष्ठभूमि में उनका इंटीग्रल योग, कालजयी साहित्यिक सृजन और भारत एवं विश्व के संदर्भ में उनके स्वप्न एवं भविष्य कथन उल्लेखनीय अवदान है, जिन पर संक्षिप्त प्रकाश यहां डाला जा रहा है। उनके जन्मदिवस 15 अगस्त के दिन देश को स्वतंत्रता मिलना कोई संयोग मात्र नहीं था। श्री अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधुन घोष एक सिविल सर्जन थे, जबकि उनकी मां स्वर्णलता देवी एक महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। श्री अरविंद घोष के पिता पश्चिमी संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे और वे अपने बच्चों को पश्चिमी शिक्षा दीक्षा एवं संस्कार देना चाहते थे। इस कारण उनकी पढ़ाई लिखाई दार्जिलिंग के एक ईसाई कॉन्वेंट स्कूल में प्रारंभ हुई और बाद में उन्हें इंग्लैंड के सेंट पॉल स्कूल में प्रविष्ट किया गया, जहां बालक अरविंद का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा और अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर उन्होंने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में छात्रवृत्ति के साथ अध्ययन किया। मेधावी श्री अरविंद घोष ने सन 1890 में भारतीय सिविल सेवा की प्रतियोगिता उत्तीर्ण की, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति सचेष्ट श्री अरविंद औपनिवेशिक प्रशासक के रूप में कार्य नहीं करना चाहते थे। इस कारण वे अनिवार्य घुड़सवारी परीक्षा में असफल होने के कारण स्वयं को अयोग्य घोषित करने में सफल रहे और सन 1893 में भारत आए तथा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की बड़ौदा राज्य की रियासत से जुड़े और यहां बड़ौदा कॉलेज के उप प्राचार्य सहित विभिन्न प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भूमिकाओं में वर्ष 1906 तक 13 वर्ष सक्रिय रहे। यही समय श्री अरविंद का आर्ष वांग्मय के गहन पारायण एवं भारतीय संस्कृति से घनिष्ठ परिचय का भी रहा। इसी के साथ श्री अरविंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी गहराई से शामिल थे और ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत कर रहे थे। बंगाल विभाजन के बाद सन 1906 में वे बड़ौदा छोड़कर कलकत्ता में नव स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। श्री अरविंद एक कुशल एवं क्रांतिकारी लेखक भी थे
वंदे मातरम, कर्मयोगिन और युगांतर जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से श्री अरविंद ने युवा भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रवाद, पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की और जन आंदोलनों के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करते हुए ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया करते रहे। श्री अरविंद के अन्य उल्लेखनीय कार्यों में द लाइफ डिवाइन शामिल है, जो मानव विकास और आध्यात्मिक प्रगति के बारे में उनके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, और द सिंथेसिस ऑफ योग, जो इंटीग्रल योग के सिद्धांतों और प्रथाओं का वर्णन करता है। इनके अतिरिक्त गीता पर निबंध, संकलित कविताएं और नाटक मानव चक्र, मानव एकता का आदर्श और वेद आदि पर भी उनके उल्लेखनीय कार्य हैं। मालूम हो कि महर्षि अरविंद को 2 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 1943 में साहित्यिक योगदान व वर्ष 1950 में विश्व शांति के लिए। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। यह दिन श्री अरविंद के 75वें जन्मदिन का प्रतीक था और ऑल इंडिया रेडियो के त्रिचिनापल्ली स्टेशन द्वारा उनसे एक संदेश मांगा गया और 14 अगस्त को पढ़ा गया। उन्होंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि स्वतंत्रता अपरिहार्य है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही 2 देशों भारत और पाकिस्तान में अप्रत्याशित विभाजन हुआ, जिसके साथ हत्या और उत्पात भी हुआ। हालांकि श्री अरविंद विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन वे घटनाओं के प्रवाह को रोकने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण पाया कि स्वतंत्रता की घोषणा उनके जन्मदिन पर की गई। अपने स्वतंत्रता के संदेश में महर्षि अरविंद ने विश्व और भारत के लिए अपने 5 सपनों की रूपरेखा सामने रखी। एक अखंड भारत। महर्षि अरविंद ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त और एक मजबूत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कल्पना की। एशिया का पुनरुत्थान। उन्होंने एशिया को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में पुनर्जीवित करने और विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का सपना देखा। शांति के लिए एक विश्व संघ। महर्षि अरविंद ने सभी राष्ट्रों को एक साथ लाने और शांति बनाए रखने के लिए एक विश्व संघ की कल्पना की। विश्व को भारत का आध्यात्मिक उपहार। उन्होंने भारत को विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन प्रदान करने वाले एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा। मानव का उच्चतर चेतना की ओर उत्थान। महर्षि अरविंद ने मानव चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने और एक अधिक जागरूक उन्नत विश्व बनाने का सपना देखा। महर्षि अरविंद भारत और पाकिस्तान के विभाजन से प्रसन्न नहीं थे और उन्हें आशा थी कि वे फिर से एक हो जाएंगे। स्वतंत्रता के पश्चात श्री मां ने पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, बर्मा और श्रीलंका सहित उस भारत का नक्शा बनाया जिसे वे सच्चा भारत मानती थीं। इस तरह महर्षि अरविंद के सपनों का भारत एक ऐसा आदर्श था जो सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो। उन्होंने भारत की एक ऐसे देश के रूप में कल्पना की जो न केवल स्वतंत्र और एकजुट है, बल्कि विश्व को आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी प्रदान करता हो। महर्षि अरविंद द्वारा घोषित ये स्वप्न अभी आंशिक रूप से साकार हुए हैं और भारत तीव्र गति के साथ इनकी पूर्णता की ओर अग्रसर दिखाई पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय था साथियों, जो हमें श्री अरविंद के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। हम श्री अरविंद के विषय में बहुत कुछ इस अध्याय से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। अगला अध्याय है वृक्ष वनस्पतियों का अद्भुत संसार। वृक्ष वनस्पति पृथ्वी के सौंदर्य को 4 चांद लगाने वाले निसर्ग के अद्भुत आच्छादन हैं, जो जीव जंतुओं से लेकर मानव के लिए आवश्यक आहार, आश्रय से लेकर औषधियां एवं जीवन को सुखी सुंदर बनाने वाले उपहार भेंट करते हैं। इन वृक्ष वनस्पतियों के मध्य कुछ अपनी उपयोगिता तो कुछ अपनी विशिष्टता एवं विचित्रता के कारण सबका ध्यान भी आकर्षित करते हैं। प्रस्तुत है ऐसे ही कुछ अद्भुत वृक्ष वनस्पतियों का रोचक संसार, जो रोमांचित करता है और कुछ ज्ञान वर्धन भी करता है। गर्म जलवायु में उत्पन्न होने वाले सामानिया समन नाम के पेड़ को वर्षा करने वाले पेड़ के रूप में जाना जाता है।
दिन में इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और शाम को जब ये खुलती हैं तो इनमें एकत्र जल गिरकर बारिश का एहसास दिलाता है। मूलतः केंद्रीय व दक्षिण अमेरिका का यह पौधा भारत में भी पाया जाता है। 100 फीट ऊंचे इसके कई वृक्ष बेंगलुरु में भी पाए जाते हैं। गुवाहाटी स्थित वृत्ताकार ब्रह्मपुत्र रेन ट्री अपने 12 फीट व्यास के कारण प्रख्यात है, जिसकी टहनियां टूटकर गिरती रहती हैं। यह छायादार वृक्ष फर्नीचर, पेट दर्द, रक्तचाप आदि के निवारण में भी सहायक रहता है। इस रेन ट्री या मंकी पॉट ट्री की फली खतरनाक हो सकती है, जो पकने पर गिर जाती है, जिन पर वाहन के फिसलने व चोट का भय रहता है। वसंत ऋतु में इसके गुलाबी व सफेद पुष्प की सुंदर छटा दर्शनीय रहती है। यह अद्भुत वृक्ष 80 से 100 वर्ष की आयु लिए होता है। एशिया का टेलीग्राफ पौधा हवा न चलने पर भी लगातार पत्तियां फड़फड़ाता रहता है। संगीत के साथ यह वृक्ष झूमने लगता है। इस कारण इसे डांसिंग प्लांट भी कहा जाता है। विश्व भर के अनुसंधान केंद्रों में इस पर शोध कार्य चल रहा है। इसकी पत्तियों की गति के कारण के संदर्भ में कई परिकल्पनाएं हैं। एक संभवतः सूर्य का अनुगमन करके प्रकाश को अधिकतम करने की इसकी एक रणनीति है। दूसरी, पत्तियों की तेज गति से होने वाली गतिविधि संभावित शिकारियों को रोकने के लिए होती है। तीसरी, पौधों की तितलियों की चाल की नकल शायद पत्तों पर तितली को अंडे देने से रोकने के लिए है। यह उष्णकटिबंधीय एशियाई देशों में पाया जाने वाला झाड़ी पौधा है, जो विशेषकर भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस, मलेशिया, पाकिस्तान और थाईलैंड में पाया जाता है। इसे औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। 3 से 5 मिनट की अवधि में इसके पत्तों के घूमने के कारण इसकी तुलना सेमाफोर टेलीग्राफ से की गई है, जो कि समायोजन पैडल वाली एक संरचना थी, जिसे दूर से देखा जा सकता है, जिसकी स्थिति सेमाफोर में एक संदेश बताती थी। कैलिफोर्निया में इस कारण इसका एक नाम सेमाफोर प्लांट भी है। चार्ल्स डार्विन ने इसका विस्तृत वर्णन 1880 में लिखी गई अपनी एक पुस्तक द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स में किया था। कैलिफोर्निया में मोंटेरी प्रायद्वीप के 17 मील ड्राइव पर कैलिफोर्निया के मोंटेरी प्रायद्वीप के 17 मील ड्राइव पर लोन साइप्रस ट्री सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो सड़क के किनारे प्रशांत महासागर के शानदार दृश्यों के साथ एक चट्टान पर खड़ा है। सागर पर खड़ा यह वृक्ष पिछले लगभग 250 वर्षों तक समुद्री झंझावातों का सामना करता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके स्वरूप में निरंतर परिवर्तन हुए हैं। यह सन 1984 में आगजनी के हमले और सन 2019 में एक भयंकर तूफान से बच गया। निस्संदेह रूप में यह वृक्ष उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाले पेड़ों में से एक है, जिसकी पृष्ठभूमि में सेल्फीज लिए बिना आगंतुक नहीं रह पाते और इंस्टाग्राम को इसके दृश्यों से भरा देखा जा सकता है। इसी तरह दक्षिणी बहरीन के रेगिस्तान के बीच रेत के टीले के ऊपर एक अकेला वृक्ष खड़ा है। इसके आसपास मीलों तक कोई वनस्पति नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि चारों ओर बंजर रेगिस्तान पसरा हुआ है। लोग आश्चर्यचकित हैं कि यह वृक्ष 400 वर्षों से एक ऐसे क्षेत्र में कैसे जीवित रह सकता है, जहां न तो कोई जल का स्रोत है, न ही यहां पर्याप्त बारिश होती है।
वृक्ष लगभग 10 मीटर ऊंचा है, जबकि इसकी जड़ें 50 मीटर गहरी बताई जाती हैं। आश्चर्य नहीं कि इसे जीवन वृक्ष भी कहा जाता है। हर वर्ष हजारों लोग इसको देखने के लिए आते हैं। इसे धरती पर सबसे रहस्यमयी स्थलों में से एक माना जाता है। मेडागास्कर का एवेन्यू ऑफ द बाओबॉब्स विश्व के लोकप्रिय आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक है। लगभग 25 ग्रैंडिडियर बाओबॉब्स का यह बाग 260 मीटर लंबी सड़क के किनारे स्थित है और 2800 वर्ष पुराना है। इसे यहाँ राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी प्राप्त है। मालूम हो कि बाओबॉब पेड़ को हिंदी में गोरख चिंच या हाथी का पेड़ भी कहा जाता है। यह एक अनोखा पेड़ है जो अपने मोटे तने और उल्टे दिखने वाले आकार के लिए जाना जाता है। मूलतः अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस वृक्ष को जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन, आश्रय से लेकर पारंपरिक चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। इसके मोटे तने में बहुत अधिक मात्रा में जल एकत्र होता है, जो सूखे के समय उपयोगी होता है। इस वृक्ष की आयु 1000 वर्ष तक देखी गई है। कुछ पौधे अपने विशिष्ट आकार के पुष्पों के कारण भी जाने जाते हैं। बी आर्किड पौधे के फूल देखने में शहद की मक्खियों जैसे लगते हैं, जबकि जामुनी ऑर्किड का प्रत्येक फूल बड़ी सी टोपी पहने बालक जैसा दिखाई देता है। अब साथियों, यहाँ तो केवल पढ़कर ही हम लोग सुन पा रहे हैं। आप चाहें तो गूगल करके इन पौधों को और इनके फूलों को देख सकते हैं। यही एक तरीका है। तो ये बहुत रोचक दृश्य होगा निस्संदेह। अब बड़ी सी टोपी पहने बालक जैसा फूल दिखाई पड़ रहा हो, जामुनी आर्किड, तो सोचिए कितना गजब होगा। बी आर्किड पौधे के फूल देखने में शहद की मक्खियों जैसे लगते हैं। बूचर्स ब्रूम पौधे में पत्तियां नहीं उगती, किंतु उसकी शाखाएं पत्तियों जैसी ही होती हैं, बिना पत्तियों वाली शाखाएं। इसके फूल भी इन पत्तीनुमा शाखाओं के मध्य से ही उगते हैं। मूसा एंडा इरिथ्रोफाइला का फूल इतना आकर्षक होता है कि कीट पतंगे इसका परागण कभी नहीं करते। इसलिए प्रकृति ने इसे एक चमकीला लाल बाह्य दल प्रदान किया है। पीलोस्टाइल्स थर्बेरी को विश्व का सबसे छोटा पुष्पित पौधा माना जाता है। यह एक परजीवी पौधा है जो डहेलिया श्रब के तनों पर उगता है और छोटे से दाने जैसा दिखता है, यद्यपि उसमें से प्रत्येक एक स्वतंत्र पौधा होता है। मध्य ऑस्ट्रेलिया का कैंडलस्टिक्स ऑफ द सन एक ऐसा पौधा है जिसमें मोमबत्ती की आकृति का एक फूल 7 वर्ष में केवल एक बार लगता है। पेरू के कॉर्डिलेरा पर्वतों पर उगने वाले पृथ्वी के प्राचीनतम पौधों में से एक पूया रमांडी, जिसके पौधे में कलियों से भरी एक 33 फीट तक ऊंची डाली होती है, और यह रेजिन अर्थात राल से इतना संतृप्त होता है कि चरवाहे देहातों में प्रकाश के लिए इसे जलाते हैं। यह पौधा 300 वर्षों तक जीवित रहता है। टेक्सस बकाटा एक सदाबहार पौधा है जिसे तालिसपत्र बिरमी या जर्नब आदि नामों से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसके रस भरे फल तथा शाखाएं मनुष्य व पशुओं के लिए अत्यंत विषैले होते हैं। हालांकि चिड़िया इन्हें बिना किसी दुष्प्रभाव के खा सकती है। इसके बीज के इर्द गिर्द एक लाल बीज चोल बनता है। यह रसदार और मीठा होता है, जिस कारण चिड़िया इसे बीज सहित खा जाती है और दूर दराज के क्षेत्रों में इसके बीज को गिरा देती है।
इस वृक्ष को कैंसर जैसे रोगों में उपचार के लिए औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। इसके बीजों में विद्यमान टैक्सोल नामक विषैले रसायन का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। औषधि बनाने के लिए इस रसायन की भारी मांग के चलते आज हिमालयी तालिस पत्र का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। रैमी भी एक रोचक एवं उपयोगी झाड़ी पौधा है, जिसे रिया या चीनी घास भी कहा जाता है। यह कपड़े बुनने योग्य रेशे पैदा करती है, जिसकी एक वर्ष में कई फसलें उगाई जा सकती हैं। पूर्वी एशिया का यह देशज पौधा विश्व के कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। पौधे के पक जाने पर इसे काटकर इसके पत्तों व टहनियों से रेशे की परतें निकाली जाती हैं। इसके साथ छाल व गोंद को अलग किया जाता है। इसका रेशा अन्य वानस्पतिक रेशों से अधिक मजबूत होता है और चमक में रेशम को भी मात देता है। रैमी के रेशों से गैस, मेटल, कागज, रस्सियां, जाल, अंतर्वस्त्र, किरमिच व इसी प्रकार के अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। वर्ष भर में इसकी 4 फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अपने विशिष्ट औषधीय गुण भी हैं। उच्च रक्तचाप को कम करने व हृदय रोग के निवारण में इसका औषधीय उपयोग किया जाता है। कुछ वृक्षों को उनके इतिहास स्पाइना क्राइस्टी नामक झाड़ी को थॉर्न ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता है, जिसके कांटों से बना ताज पहनकर ईसा सूली पर चढ़े थे। स्पाइना क्राइस्टी नामक झाड़ी, थॉर्न ऑफ क्राइस्ट, इसी से बना कांटों का ताज पहन करके ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। आज भी यह केवल होली लैंड में उगती है। पहाड़ी पीपल जो जिन्ना जर्मनी में नेपोलियन से युद्ध समाप्ति के प्रतीक स्वरूप 1815 में रोपा गया था। 1 अगस्त 1914 को अचानक ढह गया, ठीक उसी दिन जब जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अतः इसे भी शांति वृक्ष के रूप में याद किया जाता है। मेजर ओक इंग्लैंड के शेरवुड वन के केंद्र में स्थित बांस का एक ऐसा बृहद एवं पुरातन वृक्ष है जिसे यहाँ 1000 वर्षों से खड़ा माना जाता है। इसका भार लगभग 23 टन अनुमानित है। इसकी कैनोपी या छतरी 28 मीटर चौड़ी है। इस वृक्ष में लगभग 1.5 लाख बलूत के फल लगते हैं। माना जाता है कि रॉबिन हुड ने अपने कट्टर दुश्मन नॉटिंघम के शेरिफ से छिपने के लिए इसके खोखले तने में शरण ली थी। दक्षिणी अफ्रीका का पैचीपोडियम नामक केनम पौधा यात्रियों द्वारा मार्गदर्शक के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये हमेशा उत्तर की ओर झुका रहता है। अतः इसे कुतुबनुमा पौधा या दी कॉम्पस प्लांट भी कहा जाता है। ब्रा इटली में एक काले कांटों वाला ब्लैक थॉर्न वृक्ष है, जो विगत 629 वर्षों से प्रतिवर्ष शीत ऋतु के सबसे ठंडे दिन पर फूलों से लद जाता है। इस प्रकार वृक्ष वनस्पतियों का संसार भी एक अद्भुत संसार है। तो साथियों, आज का अध्याय वृक्ष वनस्पतियों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। अब आइए आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की। शुभ रात्रि।